ठीक है। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट। तो रिलेशन पढ़ने से पहले आपने को जानना होगा कि सेट क्या होता है। सेट तो सेट होता है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। लिख देती हूँ, वस्तुओं, मेरी हैंडराइटिंग को इग्नोर करना, का सुपरिभाषित संग्रह है। ठीक है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह सेट कहलाता है। अब इसका क्या मतलब है कि संग्रह तो हमको समझ आ गया कि भाई कलेक्शन, और वस्तु भी पता है हमको। ये सुपरिभाषित से क्या मतलब है हमारा? तो सुपरिभाषित से मतलब है, जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ मैंने दो एग्जाम्पल लिए। पहला तो कि क्लास के होनहार बच्चे, होनहार में ये होनहार बच्चे, ठीक है। और दूसरा लेती हूँ क्लास के 5 फुट से लंबे बच्चे। ठीक है, ये अपने पास दो एग्जाम्पल है। तो पहले वाले में है क्लास के होनहार बच्चे, तो क्या जो बच्चा होनहार मुझे लगता है, क्या वही बच्चा सेम किसी और को भी होनहार लग सकता है? जरूरी नहीं है, मतलब इंटेलिजेंट अलग अलग को अलग अलग बच्चा इंटेलिजेंट लग सकता है। तो ये चीज परिभाषित नहीं है, क्योंकि अपने को पता नहीं है कि इस पर्टिकुलर बच्चे को इसमें रखना है या नहीं रखना, क्योंकि वो अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये परिभाषित नहीं है। अब इसमें क्लास के 5 फुट लंबे बच्चे, तो अब जो 5 फुट लंबा बच्चा है या 5 फुट लंबा बच्चा है, तो वो सबके लिए 5 फुट का है। ऐसा तो है नहीं कि मेरे लिए 3 फुट का, किसी के लिए 4 फुट का। तो ये सुपरिभाषित संख्या हो गया। हमको पता है अगर वो 5 फुट का है तो हमें इसमें रखना है, अगर नहीं है तो हमें इसमें नहीं रखना। तो हम क्लियर हो गए कि रखना है या नहीं रखना। तो इससे बोलते हैं सुपरिभाषित संख्या है। तो आपको पता चल गया कि सेट किसे कहते हैं। ठीक है, तो सेट के दो रूप होते हैं। एक तो रोस्टर रूप होता है, और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण, तो अब रोस्टर रूप में तो जैसे कि अपन ने लिया है अंग्रेजी वर्णमाला के वोवल्स, तो इसमें लिख देंगे अपन, जैसे अपना कोई सेट ए है तो उसमें सभी अपने ए, ई, आई, ओ, यू, ये हो गया अपना रोस्टर रूप। मतलब इसमें जो जो अपने एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं ना, उन सबको रख दिया इसके अंदर, वो उनका संग्रह बना लिया। अब दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप, तो इसी को कैसे लिखेंगे? ए एक्स एक्स दैट, इसमें वो एक्स आएंगे कौन से? कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ठीक है, तो अब इससे बनाएंगे तो भी कौन कौन से आ जाएंगे? यही आ जाएंगे, बस ये दोनों सेम है, बस इनको लिखने का तरीका अलग अलग है। ओके, ठीक है। तो अभी ये हो गया अपना सेट। सेट सब्जेक्ट भी बता ही देती हूँ। तो कोई सेट ए है अपने पास और एक सेट है बी। तो अगर सेट का सभी अवयव, यानी प्रत्येक अवयव अगर बी में कंटेन है, मतलब बी के अंदर है, तो ए को बी का सब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे कि ए में मान लो 1 और 2 है, अपना ए तो ये है, और बी है 1 2 3 4। तो ए के प्रत्येक अवयव, मतलब एक एक बीच में है, दो दो बीच में है, तो सभी अवयव इसके अंदर है। तो ए को बी का सब्जेक्ट बोलेंगे और इसको ऐसे दिखाते हैं, ये सब्जेक्ट के लिए। और इसको ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी कि अगर प्रॉपर हो जाए, मतलब कि ए और बी दोनों बराबर ही हो जाए, तो उस कंडीशन में ये आता है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, पर आपकी बुक्स में यही नोटेशन यूज में लिया हो सेट के लिए, तो आप ये यूज में लेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया क्लियर। अब अपन देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट या हिंदी में लिखो तो कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समुच्चय का होता है, समुच्चय का कार्तीय गुणन होता है। तो दो एरिक्त समुच्चय, मतलब कि नॉन एम्प्टी, एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो
क्या एग्जाम्पल दीजिए। हाँ, जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ तो कि 15 फुट लंबी लड़कियों का सेट, लड़कियों का सेट। तो क्या इसमें कोई आएगा? 15 फुट लंबी लड़कियों का सेट तो कुछ 15 फुट लंबी लड़की नहीं होती, तो इस सेट में कोई आएगा ही नहीं, तो वो हो जाएगा 5। तो 5 से लिखते हैं एम्प्टी सेट को, यानी रिक्त समुच्चय जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, इसको 5 से लिखते हैं। ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट, इसमें दो रिक्त समुच्चय होते हैं, मतलब नॉन एम्प्टी सेट होते हैं। अब पी और क्यू दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो उसमें इसके कार्तीय गुणन को लिखते हैं। कार्तीय गुणन पी और क्यू को लिखते हैं पी क्रॉस क्यू। अब पी क्रॉस क्यू में उन सभी क्रमिक युग्मों का सेट है, मतलब पी क्रॉस क्यू उन सभी क्रमिक युग्मों का सेट है जिनका प्रथम घटक तो पी से आता है तथा द्वितीय घटक क्यू से आता है। मतलब कि पी क्रॉस क्यू में सेट हो गया, इसमें ऐसे ए बी एलिमेंट आएंगे सच दैट ए तो होगा अपना पी से, ये तो बिलोंग्स टू, मतलब कि कोई सेट पी है उसमें ए बिलोंग कर रहा है, मतलब उसके अंदर है, उसका अवयव है ऐसा। और बी जो सेट है वो अपना होगा क्यू के अंदर से, तो क्यू बी बिलोंग्स टू क्यू। देखो देखो, ये है ना, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ई सेट है 1 2 3, ये ठीक है। तो अभी 8 बिलोंग टू, ठीक है, और 4 डजेंट बिलोंग टू पी, क्योंकि 4 इसके अंदर नहीं है, ऐसे इनको लिखते हैं। और अभी जैसे कि ये तो एक अवयव है, अब अगर मैं एक को एक सेट बना दूं, इस मंजिला कोष्टक में लिखते हैं तो ये सेट बन गया, तो एक को अगर मैंने सेट बना दिया ना, अब फिर मैं लिखूंगी कि पी के अंदर है, तो ये बिलोंग्स टू का साइन मैं नहीं लगा सकती, क्योंकि बिलोंग्स टू सिर्फ अवयव के लिए आता है। लेकिन अपना यहाँ पे सेट बन चुका है, तो सेट के लिए होता है सब्जेक्ट की, ये जो एक इस सेट के जो अवयव है वो पी के अंदर है। अभी बताया था ना, ए बी का सब्जेक्ट हो, तो वैसे तो ए पी, वन को पी का सब्जेक्ट ऐसे लिखेंगे अगर ये सेट होगा, और अगर एलिमेंट होगा तो वन बिलोंग्स टू पी लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हो गया पी क्रॉस क्यू, इसमें ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, मतलब ए बी, ऐसा नहीं है कि जब ए पी के अंदर और बी, ये अपन ने जनरल लिया है। अब ए की जगह एक भी हो सकता है, दो हो सकता है, तीन, कुछ भी हो सकता है उनकी जगह। ठीक है, तो ऐसे इनके अंदर आएंगे। अब इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं, जैसे कि अपन पी ले लेते हैं 1 2, और पी ले लेते हैं 2 4। ठीक है, तो पी क्रॉस क्यू ये अपना सेट बनेगा, सेट को मैं मतलब कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है, अब सेट में पहला जो एलिमेंट है वो तो पी से आना चाहिए, मतलब पहला एलिमेंट पी से आएगा और दूसरा एलिमेंट पी से आएगा, तो वन, वन को एक बार टू के साथ लिखेंगे, फिर 1 और 4 ले लेंगे, सभी ले लेंगे इसमें, फिर इसका पहला 2 तो 2 ले लेंगे, और 2 और 4 ले लेंगे, तो ये आ गया इसका कार्तीय गुणन। ठीक है, ये इसका पूरा सेट बन गया। आई होप आपको ये भी समझ आ गया कि ये किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने रिलेशन पे। किसी अरिक्त सेट ए से अरिक्त समुच्चय बी, मतलब नॉन एम्प्टी, दोनों नॉन एम्प्टी है, इसमें संबंध है ना, वो कार्तीय गुणन का ही सबसेट होगा। जैसे अपन दो सेट लेते हैं, नॉन एम्प्टी सेट लेंगे, ए और बी ले लिए, अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी होगा। तो अब इनके बीच जो भी रिलेशन डिफाइन करेंगे ना अपन, तो वो जो आर जो अपना संबंध होगा वो इन दोनों का सबसेट होगा। ये मैंने बताया था, जब प्रॉपर सबसेट हो जाए कि आर ए क्रॉस बी के बराबर ही हो जाए, तो ये ऐसा भी हो सकता है, और इसका सबसेट प्रॉपर सबसेट हो गई है। ये अब लगा ये ऐसे भी लिख सकती थी मैं, आर ए क्रॉस बी पर, इसका मतलब ये होता है कि आर ए और बी से छोटा ही रहेगा। अब इसका मतलब है कि आर ए और बी के बराबर भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आर ए और बी का इसमें सबसेट ही होता है रिलेशन अपना। तो क्या है, कोई दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी हैं, उनके बीच में जो संबंध आर है वो उनके कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक है, और यह सबसेट ए क्रॉस बी के क्रमिक गुणों के प्रथम और द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। अब मतलब कि आर कैसे होगा, जैसे इसमें एलिमेंट किस टाइप के आएंगे, ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट आएंगे इसमें, तो अपना आर है ना वो बताएगा कि ए बी से किस तरीके से रिलेटेड है। क्योंकि रिलेशन क्या होता है कि जैसे मैं और मेरी मम्मी है, तो हमारे बीच रिलेशन क्या है कि बेटी, तो इसमें लिख देंगे कि एक्स वाई की
व्यक्ति है, तो ये हमारे बीच रिलेशन हो गया। इसी तरीके से हमको बताना कि ए और बी किस तरीके से रिलेटेड हैं। तो इसमें मैं एग्जांपल के लिए ले लेती हूँ कि ए इज इक्वल्स टू 2b, ठीक है। और इसमें ए अपन ने ले लिया 2 3 और बी ले लिया मैंने 1 2 3 1 2 4 5 और 6, ठीक है। अब मैंने ये रिलेशन डिफाइन कर दिया ए और बी, वो ए और बी इसमें आएंगे। ए और बी क्या है, अपन ए और बी का ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं ना, जहाँ पे ए पी से है और बी सी से है, ठीक है, ये है। इसमें से अपने को छांटना है कि अपन अपने रिलेशन में कौन कौन से रखेंगे। पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट तो पूरा का पूरा, जैसे इसमें दो को एक से कर दिया, दो चार, दो 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 पाँच, दो छः, तीन एक, तीन दो, तीन चार, तीन पाँच, तीन छः, ये तो पूरा हो गया अपना एक रोज बी। अब इसमें अपन रिलेशन डिफाइन करेंगे कि हमको कौन कौन से चाहिए इनमें से। उसमें अपन ने डिफाइन किया कि ए इक्वल टू बी होना चाहिए। तो अगर ए ए जो कि पी से अगर मैं दो ले लूँ इसमें दो, तो टू बी, यानी कि बी इज इक्वल टू ए बाई टू होना चाहिए। तो क्या बी में एक है, अगर एक की जगह दो रखूंगी तो एक आ जाएगा, एक है तो ये आ जाएगा। तो दूसरा अपन ने प्रोडक्ट तीन लिया है, क्योंकि दो तो एलिमेंट है। ए अपन ने तीन लिया है, ये तीन रखेंगे तो 3/2, तो 3/2 इसके अंदर है नहीं है, तो फिर ये एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। तो अपने रिलेशन में सिर्फ एक ही एलिमेंट आया है, वो है 2,1, ठीक है। आई होप आपको ये रिलेशन समझ आया होगा। और इसमें जो ये दूसरा घटक है ना डी, तो द्वितीय घटक को, द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। बिंब कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको रिलेशन समझ आया होगा। तो मैं फटाफट एक बार फिर से रिवाइज करूंगा। इसमें दो अपन नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है उस पर अपना सबसेट होता है, अपना जो भी रिलेशन है। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक मैंने ले लिया 1 से 5 तक, और बी ले लिया मैंने 2 3 4, ठीक है। अब मैंने रिलेशन डिफाइन किया है ए कॉमा बी सच दैट। अब ए बी से किस प्रकार रिलेटेड है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। मैंने ये इस तरीके से डिफाइन कर दिया कि ए और माइनस बी 0 होना चाहिए। जब इसको अगर आप सोल्व करना चाहो तो ये हो जाएगा ए बराबर बी होना चाहिए। तो इसमें वही रिलेशन आएंगे जिसमें ए बराबर बी है। तो अब अपन पहले देखते हैं, अगर अपन ए की जगह 1 लेंगे तो क्या इसमें 1 है। अगर ए की जगह 1 लेंगे तो बी को भी 1 ही होना पड़ेगा। क्या बी इसके अंदर है, नहीं, तो मतलब कि ये बिलोंग ए क्रॉस बी को बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो ये अपने रिलेशन में भी नहीं आएगा, क्योंकि आर तो खुद इनका सबसेट ही है। ए क्रॉस बी का मतलब आर के जितने भी एलिमेंट है वो ए क्रॉस बी में है। अब 1 क्रॉस 1 ए क्रॉस बी में नहीं है तो आर में भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अपना 1 क्रॉस 1 तो इसमें नहीं आएगा। फिर अपन देखते हैं ए को अगर 2 ले ले, तो 2 ले लेते हैं तो बी को भी 2 होना पड़ेगा। क्या 2 बी के अंदर है, हाँ सही है, तो ये एक अपना रिलेशन में आ गया। अब अगर अपन 3 लेते हैं, 3 यहाँ से ले लिया तो बी को भी 3 होना पड़ेगा। क्या बी इसके अंदर है, और 3 इसके अंदर है, हो गया। अब 4 ले लेते हैं, ए 4 लेंगे तो 4 के अंदर है तो 4 ही आ जाएगा। अब अगर ए 5 लूँ तो बी को 5 होना पड़ेगा। क्या 5 इसके अंदर है, नहीं है, तो ये एलिमेंट इसके अंदर नहीं होगा और ये अपना रिलेशन का सेट आ जाएगा, ठीक है। संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो पहला है एम्प्टी, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी यानी रिक्त संबंध, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइव बताया था ना। एम्प्टी सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, मतलब कोई अवयव ही नहीं हो, जिस सेट के अंदर इसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो अभी अपना जो ये रिक्त संबंध है इसके लिए क्या होगा,
सेट ए पर परिभाषित संबंध आर, इस पे अपन ए क्रॉस बी की जगह अपन ए क्रॉस ए ही ले लेते हैं, मतलब ए से ए पे ही अपन संबंध डिफाइन कर देते हैं, ठीक, ताकि आपको समझने में ज्यादा आसानी हो। तो उसमें कोई एक सेट ए पर परिभाषित संबंध आर पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है। एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। नहीं है, ठीक, अर्थात आर इक्वल टू 5 और सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो अपन ने इसमें पहली बात तो ये है कि हाँ ए क्रॉस ए ही ले लिया, जहाँ अपन इतनी देर में ए क्रॉस बी से आपको समझा रही थी, हाँ दोनों सेट मैंने सेम ही ले लिया, ठीक। आप चाहो तो डेफिनेशन के लिए ए क्रॉस बी भी इसको समझ सकते, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो अपन ने ये बोला कि ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है, यानी कि एम्प्टी रिलेशन है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। जैसे कि अपन ने कोई रिलेशन पहले तो अपन ए करते हैं डिफाइन, तो अपना ए है जैसे ये ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है। और अब मैंने रिलेशन डिफाइन किया है, उसमें ए कोमा बी ऐसे आएंगे, तो अब अपना ए भी ए से आएगा और बी भी ए से आएगा, क्योंकि अपन ने ये ए क्रॉस ए पे डिफाइन किया, मतलब कि दोनों एलिमेंट ए से ही आएंगे, ठीक है। तो ए और बी हैं, जिसमें कि ए माइनस बी इक्वल टू 4 होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं रिलेशन आर को बनाना चाहती हूँ, तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट लूंगी मैं 1। तो क्या एक में से मैं कुछ भी माइनस करूंगी तो मेरे 4 आ सकता है, 1 2 3, मेरे पास ऑप्शन यही है 1 2 3, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे अगर होता तो -3 होता, जिससे कि 1 माइनस -3 ये 4 हो जाता, पर -3 तो अपना इसके अंदर है नहीं, तो ये नहीं आएगा। ऐसे ही अगर अपन 2 के साथ देखेंगे तो वो भी नहीं है, यहाँ पे -2 होना चाहिए, -2 अपना ए के अंदर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और 3 देखेंगे तो यहाँ पे -1 होना चाहिए, वो भी इसके अंदर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो मतलब कि अपने इस रिलेशन आर में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये हो गया एम्प्टी रिलेशन या रिक्त संबंध। सो नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन को हिंदी में बोलेंगे सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध, सेट ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है। देखो ए अपने को लिया है, सेट लिया है, तो रिलेशन डिफाइन होगा अपना ए क्रॉस ए, मतलब कि आर इसका सबसेट होता है। ये तो अपने को पता ही है, संबंध की डेफिनेशन में ही है ये, तो ये संबंध आर इनका सबसेट होता है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या बोल रहा है कि जो आर है ना ये इसका सबसेट होगा, बल्कि ना कि सिर्फ सबसेट होगा, ये पूरा पूरा आर ए क्रॉस ए ही हो जाएगा, मतलब कि ए के सभी एलिमेंट्स ए के सभी एलिमेंट्स के साथ रिलेशन में आएंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। चलो दोनों ही दे देती हूँ, एग्जाम्पल फर्स्ट ही कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। रिक्त और अरिक्त, इसका लिखो हिंदी लिख, पहले डेफिनेशन लिख देती हूँ, क्या पता कोई नोट्स बना रहा हो। सेट ए पर परिभाषित संबंध आर
एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। यदि सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल रिलेशन, यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है, अर्थात आर इक्वल टू ए क्रॉस ए। ठीक, ये होगी अपनी डेफिनेशन। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपका एग्जाम्पल फर्स्ट करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट दोनों। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट, ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का सेट है। तो अपना ए अपने को सेट दिया है, एक्स आएंगे, इसमें एक्स है, एक्स बालकों के किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थी। ठीक है, तो आ गया ये अपने को कोई सेट दे दिया। अब इसमें अपने को दो रिलेशन डिफाइन किया। पहला तो दिया है ए कोमा बी सच दैट ए बी की बहन है। अब ए बी की बहन है, यानी कि ए है वो लड़की है, तो बी लड़का है, लड़की कुछ भी हो सकता है। ए है बी की बहन, यानी कि ए को लड़की होना पड़ेगा। पर क्या लड़कों की स्कूल में कोई लड़की आ सकती है? नहीं आ सकती। मतलब कि ऐसा अपने पास कोई भी रिलेशन, मतलब इस रिलेशन में ऐसा कोई भी अवयव अपने पास आएगा ही नहीं। तो आर हो जाएगा अपना एम्प्टी सेट फाइव, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ये तो हो गया अपना फिफ्थ संबंध। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं यूनिवर्सल रिलेशन का, आर डैश। इसको कैसे डिफाइन किया है? ए कोमा बी सच दैट ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। तो अगर आपको पता नहीं है कि 3 मीटर फुट में कितना होगा, तो ये होगा 10 फुट। तो क्या किसी का भी अंतर 10 फुट से ज्यादा हो सकता है क्या? कि में भी दो लड़कों के ऊंचाइयों का अंतर 10 फुट से ज्यादा तो हो नहीं सकता, कोई 10 फुट का होता ही नहीं है, तो अंतर कहाँ से इतना ज्यादा होगा? तो इससे सभी अंतर कम ही रहेंगे, यानी कि इसमें पूरा का पूरा एक क्रॉस हो आ जाएगा। इसमें सभी लड़के, कोई भी एक लड़का लेंगे ना, जैसे मान लो राम लिया और इधर मैंने श्याम ले लिया, कोई भी एक्स वाई जेड लड़का है, तो राम का श्याम से रिलेशन होगा, क्योंकि राम की मान लो हाइट अपन लेते हैं 5'11", तो श्याम की ले लेते हैं 6'2", तो इन दोनों की हाइट का अंतर जो भी आएगा वो 10 फुट से कम है। मतलब कि राम और अपने जो श्याम एलिमेंट है, ये अपना आर में आएगा, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इस तरीके से अपन किन्हीं भी दो लड़कों का लेंगे ना रिलेशन, तो वो उसमें आएगा, तो आर पूरा ए क्रॉस ए बन जाएगा। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। मतलब इसमें जितने भी संबंध अपने कार्तीय गुणन जितने भी बनते हैं ना, वो सभी सब उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तीसरा सेट है अपना रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है? मतलब रिफ्लेक्शन क्या होता है? अपन जैसे अपने को खुद, ये मैं हूँ और ये मैं मिरर में खुद को देखती हूँ, तो ये मेरा रिफ्लेक्शन है, यानी कि ये भी मैं हूँ और ये भी मैं हूँ, मतलब दोनों सेम है। ऐसे स्वतुल्य मतलब स्व यानी स्वयं के, और तुल्य मतलब बराबर, जो खुद के ही बराबर है। ठीक है, तो डेफिनेशन से आपको शायद मतलब नाम से आपको शायद क्लियर हो रहा होगा इसमें क्या होता है। इसमें होता है कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए, जैसे अपना कोई सेट ले लिया अपन ने ए, और आर अपन ने संबंध
डिफाइन किया है ए पर, ठीक है। तो उसमें फॉर एवरी, ये होता है फॉर एवरी, मतलब कि सभी ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कि ए के अंदर जितने भी ए हैं, यानी कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब के लिए ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब जितने भी ए हैं उन सब के लिए ए कोमा ए आर में होना चाहिए। जैसे कि अपन ए ले लेते हैं 1 2 3, और अब मैंने आर डिफाइन किया है ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो अभी आर में कौन कौन से एलिमेंट आएगा, अगर मैं 1 लिखती हूँ तो 1 का किसके साथ माइनस करूंगी तो 0 आ जाएगा, यानी ए बराबर बी। 1 2 का आ जाएगा 2, और 3 का आ जाएगा 3। तो अब इसमें फॉर एवरी ए, मतलब कि 1 2 3 तीनों के लिए ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तीनों के लिए मतलब कि 1 1 2 2 3 3 आर में है। तो ये अपना हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे 1 कोमा 1 और 2 कोमा 2 मेरा बना आर आया, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें 3 कोमा 3 नहीं है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स है ना, सभी के सभी आने चाहिए इसके अंदर, तभी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है। हाँ, एक बात और बताती हूँ, जैसे कि ये अपना आर है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए कोमा बी अपने रिलेशन आर में है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर ए रिलेशन बी, मतलब ए बी से संबंधित है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये नोटेशन है एक तरीके से। अब अपना नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि सममित सममित संबंध। अब सममित और सिमेट्रिक तो पता ही है, मतलब कि तो सिमेट्रिक रिलेशन इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लिया अपन A1 और A2 अपने दो एलिमेंट ए के अंदर है, ठीक है। ये अपना कोई सेट है के लिए A1 कोमा A2 है, वो आर में है, ठीक है। अपन A1 जैसे कोई एक एलिमेंट लिए हैं जिसके लिए कि A1 A2 अपने को पहले से दिया हुआ कि आर के अंदर है, अपना जो रिलेशन का सेट है उसके अंदर A1 A2 है। तो के लिए से A2 कोमा A1 भी आर में होना चाहिए है, तो ओके, ये हो गया। मतलब कि कोई भी दो एलिमेंट्स के लिए अगर उन दोनों का रिलेशन A1 A2 आर में है, तो A2 A1 भी आर में होना चाहिए, मतलब उनका उल्टा उल्टा कर दें तो वो भी आर में होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब यही था, अगर इधर से देखेंगे तो भी सेम दिखेगा, को उल्टा कर देंगे तो भी वो सेम ही दिखेगा, ठीक है। और अभी अपन नेक्स्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपको उनको एग्जाम्पल से भी समझा दूंगी। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन या फिर संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या था, मतलब संक्रमण संक्रमण क्या होता है, एक इंसान में है फिर दूसरे में फैला, फिर दूसरे से तीसरे में फैला, तो ऐसे फैल जाता है, ठीक है। क्या अपन देखते हैं, इसमें मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। जैसे कि एक है A1 कोमा A2 अपना आर में है, और A2 कोमा A3 भी आर में दिया हुआ है। तो आपने दिया है कि A1 A2 से संबंधित और A2 A3 से संबंधित है, तो अपन चलेंगे इनमें संक्रमण हो गया, तो बोलने की बात है, लिखना नहीं है। तो इसका मतलब है कि A1 A3 से संबंधित होगा, तो अपन इसको बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। मतलब A1 A2 से है, A2 A3 से है, तो A1 भी सीधा A3 से हो गया, इसको संक्रामक संबंध बोलते हैं। तो इसको लिखूं मैं A1 कोमा A2 कोमा A3 बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू तो समझ आ ही गया होगा, आर के लिए A1 कोमा A2 बिलोंग्स टू आर, तथा
A2 कोमा A3 बिलोंग्स टू R दिया है ना, तो A1 कोमा A3 बिलोंग्स टू R होगा और इसे बोलते हैं संक्रामक संबंध। ओके, अभी एक लास्ट संबंध और बता देती हूँ। ये अपन ने जो अभी लास्ट 3 पढ़े हैं ना, कौन कौन से, अभी तो पहले इसका नाम लिखते फिर बताती हूँ मैं। इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध। तो अपने जो अभी लास्ट 3 पढ़े हैं, जैसे कि पहला तो हो गया रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य, दूसरा हो गया अपना सिमेट्रिक यानी सममित, और तीसरा अपना हो गया ट्रांजिटिव यानी संक्रामक। ये तीनों रिलेशन अपने जिसके लिए भी होल्ड हो जाएंगे ना, मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो उस रिलेशन को अपन इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देंगे। ठीक है, अभी इसकी डेफिनेशन लिखूं तो मैं ए पर परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है। कहलाता है यदि आर स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव और सममित यानी कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव यानी संक्रामक है। अगर ये तीनों रिलेशन है तो इसको अपन बोल देंगे इक्विवेलेंस रिलेशन या फिर तुल्यता संबंध। अब अपन इसके लिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से आपको बेटर समझ में आएगा, और कहीं भी आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझको बता देना, मैं उस पर शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी किसी भी पोर्शन का बीच से, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, अभी एग्जाम्पल 2, माना टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का सेट है। टी है अपना समस्त त्रिभुजों का सेट। सेट यानी समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, सेट ए में अब अपन ने टी पे अपन ने रिलेशन डिफाइन किया है। किस तरीके से डिफाइन किया है? T1 T2 इस प्रकार है कि T1 और T1 T2 के सर्वांग सम है। तो ये R अपने को एक संबंध दिया हुआ है। अब अपने को इसमें देखना है कि क्या है ये तुल्यता संबंध है या नहीं। तुल्यता संबंध के लिए अपने को एक तो देखना है रिफ्लेक्सिव और एक तो देखना है रिफ्लेक्सिव, दूसरा देखना है सिमेट्रिक और तीसरा देखना है ट्रांजिटिव। ये 3 अपने को देखने तो अपने को पता चल जाएगा तुल्यता यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। अब अगर किसी को यही नहीं पता कि सर्वांग सम दो त्रिभुज कब होते हैं तो वो इस क्वेश्चन को कैसे करेगा, तो मैं बताती हूँ। जैसे कि ये त्रिभुज है, एक तो ये छोटा त्रिभुज है और एक ये बड़ा त्रिभुज है, ये दोनों सर्वांग सम है। इसका क्या मतलब है कि मतलब जरूरी नहीं है कि इसकी साइज इसकी है इसकी है तो ये सर्वांग सम नहीं हो सकते। इनका मतलब ये है कि इनका जो रेशियो है ना, जैसे इसकी ये भुजा है A1 A2 A3 B1 B2 B3, तो A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन B2 इक्वल टू A3 अपॉन B3 है। मतलब कि इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो तो बराबर है, बस इनकी साइज चेंज होगी, कोई इसका कोई इसका कोई इसका कोई इसका। ठीक है, आपको सर्वांग सम त्रिभुज
समझ आ गया होगा। अब अपने को देखना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो ये तो जाहिर सी बात है, कोई भी त्रिभुज है वो खुद के तो सर्वांग सम होगा ही, क्योंकि A1/A1 एक आ गया, 1/1, B1/B2 C1/C2, तो ये तो होता ही है। तो ये एक दूसरे से सर्वांग सम तो होते ही है, खुद त्रिभुज खुद का सर्वांग सम हो गए, तो रिफ्लेक्सिव अपना हो गया। तो दूसरा देखते हैं सिमेट्रिक। वो तो वही बात हो गई, ये त्रिभुज के सर्वांग सम है तो ये भी इसके सर्वांग सम होगा ही। A1/A2 लिख दो, B1/B2 C1/C2, that implies A2/A1 B2/B1 और C2/C1 होता है। जैसे कि 1/2 कल टू 2/4 है, तो इसको अपन 2/1 इक्वल टू 4/2 भी तो लिख ही सकते हैं। ये हो गया, मतलब कि सिमेट्रिक भी अपना हो गया। अब ट्रांजिटिव देखना है, तो जैसे कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 C1/C2। और दूसरा मतलब कि अपना T1 T2 से संबंधित है और T2 है अपना T3 से संबंधित है, यानी कि A2/A3 और B2/B3 C2/C3। अब इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें, A1/A3 तो A2/A3 इक्वल टू B1/B2 क्रॉस B2/B3 इक्वल टू C1/C2 क्रॉस C2/C3। तो ये आ जाएगा A1/A3 कट जाएगा, तो उसके B1/B3 C1/C3। तो ये आ गया, मतलब कि अपने ट्राइंगल A और ये C1 और C3 ये भी अपने आप में बिलोंग कर गया, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। अगर दो त्रिभुज आपस में, ये इसके सर्वांग सम है, ए बी के सर्वांग सम है, बी सी के सर्वांग सम है, तो ए बी सी के सर्वांग सम होगा। यानी हमने ये तीनों हो गए, तो ये हो गया इक्विवेलेंट रिलेशन, यानी कि तुल्य संबंध हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर इस एग्जाम्पल से शायद ना भी समझ आए कि तो सर्वांग समता में ही कंफ्यूजन हो, तो अपन एक एग्जाम्पल और करते हैं, ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 3, तो इसमें दिया माना L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक सेट है। तो L है समतल में स्थित समस्त रेखाएं, ठीक है, इसका सेट है, रेखाओं का सेट यानी समुच्चय, ठीक है। अब दिया है आर रिलेशन अपने को इस प्रकार से डिफाइन किया है कि L1, L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर है, तो लंब लिख लेना, ठीक है, तो लंब है, ये दे रखा है। अब अपने को इसमें वही इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए पहले रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों देखने होंगे। तो क्या कोई रिफ्लेक्शन के लिए अपने को क्या चाहिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए भी ए में होना चाहिए, मतलब कि सेम, यानी कि क्या कोई रेखा खुद के ऊपर लंब हो सकती है क्या, जैसे कि ये रेखा है तो क्या ये खुद के ऊपर लंब हो सकती है, नहीं हो सकती। हाँ, इन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री जरूर हो सकता है, पर 90 डिग्री तो नहीं हो सकता। लंब का मतलब तो यही है कि 90 डिग्री, तो इन दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल नहीं हो सकता, तो ये अपना रिफ्लेक्टिव है ना, वो नहीं होगी, ठीक है, ओके। अभी सिमेट्रिक देखते हैं, चलिए मैं आपको एक पहले ड्राइंग बना देती हूँ। जैसे कि ये L1 है, ये अपन ने L2 लिया और ये L3, ये ट्रांजिटिव के लिए बाद में देखेंगे। अभी सिमेट्रिक है, जैसे कि ये अपनी L1 है और ये L2 है, L1 L2, तो L1 L2 की 90 डिग्री है, तो L2 भी तो L1 के 90 डिग्री पर है, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण है, तो मतलब ये दोनों लंब हो गए। तो L1 अगर
टू अगर आर में आ रहा है तो दैट इम्प्लाइज L2 L1 भी आर में आएगा, तो यानी कि सिमेट्रिक भी होगा। ये थर्ड देखते हैं अपना ट्रांजिटिव। इसमें दे रखा है कि L1 L2 आर में आ रहा है, मतलब कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के, और L2 L3 आर में आ रहा है, यानी कि L2 परपेंडिकुलर है L3 के। अब अपने को देखना है कि क्या L1 परपेंडिकुलर है L3 के, ठीक है। तो उसने जैसे एग्जांपल लिया है, ये L1 है, इससे L2 है, ये परपेंडिकुलर है, और L2 L3 ये परपेंडिकुलर है। क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर है? नहीं है, तो क्लियरली दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो मतलब ये संक्रामक नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं आई, सिमेट्रिक आ गई और ट्रांजिटिव नहीं आई, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ओके, अभी शायद आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि सेट 1 2 3, सेट दिया आपने को 1 2 3 में रिलेशन आर डिफाइन किया हुआ है 1 1 2 2 3 3 1 2, इससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर अभी तक भी आपको समझ नहीं आया कि भाई क्या है ये सब, तो अब तो आ ही जाएगा। द्वारा संबंध स्वतुल्य, अब अपने को दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था कि जो भी अपना सेट है, मान लेते हैं इसको, जो भी अपना सेट है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3, उन सभी के लिए 1 1 2 2 3 3 वो आर में होना चाहिए। तो क्या 1 1 आ रहा है, 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है और 3 3 भी आ रहा है, यानी कि 1 1 2 2 3 3 3 में आया तो रिफ्लेक्सिव अपना हो गया। असिमेट्रिक के लिए क्या है कि अगर A B आर में आ रहा है तो यानी B A भी आर में आना चाहिए। तो इसमें देखते हैं जैसे 2 आ रहा है तो 2 1 भी आर में आना चाहिए, क्या 2 1 इसमें है? नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए है A B आर में है और B C आर में है, तो A C भी आर में आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखते हैं जैसे A B कौन से आ रहे हैं। ओके, तो अभी अपन संक्रामक के लिए देखते हैं। तो 1 2 आ रहा है और 2 3 आ रहा है, ये हो गया 1 2, ये हो गया 2 3, तो इसका मतलब 1 3 भी आर के अंदर आना चाहिए। क्या 1 3 इसके अंदर कहीं भी है? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ओके, अभी आपको क्लियर हो ही गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के सेट Z, पूर्णांकों का सेट Z, पूर्णांकों का सेट Z तो पता ही होगा पूर्णांक क्या होता है, ये मतलब माइनस इन्फिनिटी चलते रहते हैं, ठीक है। और फिर माइनस के नंबर आ जाते हैं, -2 -1 0 1 2 3 और इन्फिनिटी तक वैसे ही चलते रहते हैं। ये पूर्णांकों का समुच्चय, इसमें मतलब सारी पॉजिटिव सारी नेगेटिव नंबर आते हैं, पूर्णांक आते हैं, ठीक है। तो ये अपना पूर्णांकों का समुच्चय Z दिया है इसमें, और इससे एक रिलेशन डिफाइन किया R, such that A, B संख्या 2 A माइनस B को विभाजित करती है, ठीक है। तो अब A माइनस B को विभाजित करती है, 2 A माइनस B को विभाजित करती है, तो 2 किसी भी संख्या को तभी विभाजित करेगी जब वो सम हो, ये तो सबको क्लियर होगा ना। तो मतलब कि A माइनस B अपना सम आना चाहिए। अब ये सम कैसे आ सकता है? अगर जैसे कि मैं सम ले लूँ, एक 4 सम ले लिया, 2 भी सम ले लिया, अगर सम में से सम माइनस करूंगी तो 2 सम आ जाएगा। अगर विषम ले लिया, जैसे मैंने 5 ले लिया और दूसरा विषम ले लिया 3, तो अगर विषम में से विषम माइनस करूंगी तो 2, तब भी सम आएगा।
ठीक है। पर अगर मैं सम में से विषम माइनस करूंगी तो 1 विषम आ गया, और विषम में से सम माइनस करूंगी तो 5, तो भी विषम आ गया। तो मतलब अपना होना चाहिए कि या तो a बी दोनों सम हो, या फिर a बी दोनों विषम हो, तभी ये दो इसको विभाजित करेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन इसमें देखते हैं वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए मतलब कि खुद का खुद के साथ संबंध होना चाहिए। तो अगर ए सम है तो ए भी सम होगा, और अगर दोनों ही सम आ गए तो 2 से विभाजित करेगा। अभी क्लियर किया है मैंने कि दोनों सम सम होने चाहिए या फिर दोनों विषम विषम होने चाहिए, तभी 2 से विभाजित होगा। ए माइनस बी, ये हो गया। फिर सिमेट्रिक है, अगर ए कोमा बी 2 को विभाजित कर रहा है तो ये तो जाहिर सी बात है, मतलब कि a माइनस बी में 2 का भाग जा रहा है तो -1 कॉमन ले लिया, b -1 में भी 2 का भाग जाएगा, तो a b कोमा a भी हो गया, रिलेशन आर में है। तो ये अपना सिमेट्रिक भी हो गया। अब अपन ट्रांजिटिव देखते हैं, और इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि a माइनस बी को अगर 2 विभाजित कर रहा है तो या तो ए और बी दोनों समसम है, या फिर ए और बी दोनों विषम विषम है। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो वही दोनों समसम है या फिर दोनों विषम विषम है, तो 2 से विभाजित हो जाएगा। देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए दिया है ए कोमा बी बिलोंग टू आर, दैट इम्प्लाइज ए माइनस बी 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, और वहीं बी कोमा सी दिया है, दैट इम्प्लाइज बी माइनस सी भी 2 से विभाजित हो रहा है। ए माइनस बी 2 से विभाजित हो रहा है, बी माइनस सी भी 2 से विभाजित हो रहा है। तो अब इन दोनों का अगर अपन प्लस कर दें, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो ये भी 2 से विभाजित होगा, क्योंकि ये एक सम संख्या आएगी, ये एक सम संख्या आएगी, और 2 सम संख्याओं का योग भी सम संख्या ही होता है। और फिर बी से बी कैंसिल होगा तो ए माइनस सी, यानी कि ए माइनस सी भी 2 को विभाजित करता है, मतलब 2 ए माइनस सी को विभाजित करता है। तो ए कोमा सी भी रिलेशन आर में आ गया, तो ये ट्रांजिटिव भी होगी। ओके, ये एग्जाम्पल हो गया। अब इससे अपन कुछ और समझते हैं। अब मैं अगर इसमें देखना चाहूँ कि अगर मैं ए 2 ले लूँ, ए अगर 0 ले लूँ, तो मैं बी क्या क्या ले सकती हूँ, जैसे कौन कौन से बी लूँ कि वो इसमें आ जाए। तो 0 का अगर 1 के साथ अंतर करूंगी, 0 -1 आएगा, और -1 को 2 विभाजित नहीं करता है तो इसमें 1 तो नहीं आएगा। अगर मैं 2 ले लूँ तो -2, और -2 में से 2 का भाग जाता है तो आ जाएगा अपना -2, 2 आ जाएगा। ऐसे देखेंगे तो 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और वैसे ही अगर माइनस से 2 लूँ तो माइनस माइनस 2 इक्वल टू प्लस 2, यानी कि 2 में 2 का भाग जाता है तो ये भी आ जाएगा 0 -2, 0 -4, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसमें देखा है कि 2, 4, 6, -2, -4 सभी सम पूर्णांक है ना, वो 0 के संबंधित हैं, 0 से संबंधित हैं। तो सभी सम पूर्णांक, सभी सम पूर्णांक 0 यानी शून्य से संबंधित है। ओके, ठीक है। अब अपन देखते हैं एक के लिए, अपन 0 के लिए देख लिया कि 0 से कौन कौन सा संबंधित है, वैसे अपन देखते हैं कि 1 से कौन कौन संबंधित है। अब 1 के साथ अगर मैं 0 ले लूँ तो वो तो आएगा नहीं, क्योंकि वही 1 माइनस 0 का अंतर 1 हो जाएगा, और 2 1 को डिवाइड नहीं करता। एक और विभाजित, 2 संख्या इससे विभाजित करती है, मतलब कि 2 का इस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, अभी 1 ले लो तो 1 माइनस 1 0, 0 में तो 2 का भाग जाता है, तो ये हो गया। अभी 3 ले लो, 1 माइनस 3 -2 में भी 2 का भाग जाता है, तो ये भी आ गया। और इसी तरीके से पूरे नेगेटिव वाली संख्याएं भी आ जाएंगी। तो 1 से देखा कि सभी विषम संख्याएं है ना, वो 1 से संबंधित है।
संख्या। तो सभी विषम संख्या 1 से संबंधित है और सभी सम संख्याएं हैं वो 0 से संबंधित है। सभी सम संख्याओं का जो सेट है ना उसको अपन ने मान लिया ई। इसमें आएंगे -2, 0, 2, 4, इसमें सभी सम संख्याएं। और ओ ले लिया अपन ने सभी विषम संख्याओं का समुच्चय 3, 1, 1, 3। हाँ ठीक है। ई अपने सभी सम संख्याओं का समुच्चय लिया है और ओ अपने सभी विषम संख्याओं का समुच्चय लिया है। अब जाहिर सी बात है ये दोनों जेड के सबसेट हैं। सबसेट यानी कि इसका सभी एलिमेंट हैं वो जेड में आने चाहिए। क्या -2 जेड में है, क्या 0 जेड में है, क्या 2 जेड में है, क्या 4 जेड में। तो यानी ई सबसेट ऑफ जेड और इसमें -3, -1, 1, 3, तो ये भी वो भी सबसेट हो गया जेड का। ठीक है। अब इसमें है कि ई के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। मतलब कोई भी इसको 2 एलिमेंट ले लेते हैं, ई के मतलब कोई भी 2 संख्या ले ली, 2 और 6। तो मतलब a माइनस बी करूंगी यानी कि -2 -6 -8 -8 में 2 का भाग जाता है यानी 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। तो कोई भी 2 संख्या ई की ले लूंगी वो आपस में संबंधित हैं। और इसी तरीके से अगर मैं कोई भी ओ की 2 संख्या ले लूंगी तो वो आपस में संबंधित हैं। और ई का कोई भी अवयव जैसे कि ई ने 2 ले लिया और ओ का कोई भी अवयव 1 ले लिया तो 2 - 1 1, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा। तो ये ई का कोई भी अवयव ओ से संबंधित नहीं है, ओ का कोई भी अवयव ई से संबंधित नहीं है, ई के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। या और इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन ओ। अभी इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है मतलब इन दोनों सेट में जो भी अवयव कॉमन है ना वो लिख देते हैं। जैसे कि ए अपना है 1,3 और बी अपना है 3,4। तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन करने में सर्वनिष्ठ। तो ए सर्वनिष्ठ बी में वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों में है। तो ए किसमें नहीं है? 3 3 दोनों में है तो इसमें आ गया 3। तो इन दोनों में क्या कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है? इसमें तो सभी सम संख्या है, इसमें सभी विषम संख्या है, दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं। तो ये आ जाएगा अपना 5 यानी एम्प्टी सेट यानी कि रिक्त समुच्चय। ठीक है। तो अगर अभी मैं ई यूनियन ओ करूँ, अब ई यूनियन ओ क्या होता है? जैसे कि अब ना ए को सेट है बी या ए यूनियन बी यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? तो यूनियन को शायद सर्वनिष्ठ बोलते हैं हिंदी में। और आप देख लेना यूनियन को हिंदी में, यूनियन और इंटरसेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है। तो ए यूनियन बी में आएंगे 1, 3 और 4। मतलब जितने भी एलिमेंट्स है ना 1 में 3 में वो सारे मिला के इसमें आ जाएंगे। तो ए यूनियन ओ इसमें मतलब विषम संख्याएं भी आ गई, सारी सम संख्याएं भी आ गई, तो अपना पूरा जेड ही बन गया यानी तुल्यता वर्ग। तुल्यता वर्ग का मतलब यही है कोई भी अपन एलिमेंट लेंगे, जैसे अपन ने 0 लिया है तो 0 का तुल्यता वर्ग है यानी कि 0 से कौन कौन सा एलिमेंट संबंधित है। जैसे इसमें 0 लेंगे तो 0 से ये सभी एलिमेंट संबंधित है यानी कि इसके तुल्यता वर्ग में पूरा ई आ जाएगा। और अगर 1 का अपन तुल्यता वर्ग लेंगे तो 1 से ये सभी एलिमेंट संबंधित है तो उसमें पूरा ओ आ जाएगा, ये ओ है। ठीक है। ये आपको मुझे लग नहीं रहा कुछ खास समझ आएगा, पर इसका अगर आप अपन आगे क्वेश्चन करेंगे ना तब अच्छे से और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी एक एक बार देख लो इसको। तो ई का कोई भी अवयव ओ से संबंधित नहीं है, ओ का कोई भी अवयव ई से संबंधित नहीं है। को तुल्यता वर्ग है ओ को, इसको इससे डिनोट करते हैं। इसके अंदर 3 लिख दिया तो ये 3 का तुल्यता वर्ग हो गया। 3 का तुल्यता वर्ग क्या है? मतलब 3 किस किस से संबंधित है? 3 इन सबसे संबंधित है तो वो भी ओ ही आ जाएगा। अब इसमें एक चीज नोटिस की क्या आपने?
मतलब कि अगर ओ के तुल्यता वर्ग में दो है ना, तो ओ क्या जीरो के तुल्यता वर्ग में दो है ना, तो दो के तुल्यता वर्ग में जीरो आएगा। इसलिए ये आपस में सभी संबंधित होते हैं। और जीरो का तुल्यता वर्ग और एक का तुल्यता वर्ग बराबर नहीं है। यानी कि अगर जीरो के तुल्यता वर्ग में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, जैसे 1 3 5, तो वो इनके तुल्यता वर्ग आपस में बराबर नहीं होंगे। और जीरो इसके सभी एलिमेंट है, इनके तुल्यता वर्ग के बराबर होगा। मतलब जीरो का तुल्यता वर्ग तो आर के बराबर होगा। आर इसमें अपन जेड से लेते हैं, आर बिलोंग्स टू जेड। यानी कि जीरो ले लिया तो जीरो जीरो बराबर आ गया, वन ले लिया तो जीरो और दो का तुल्यता वर्ग बराबर है क्योंकि ई आ रहा है ऐसे। और एक का तुल्यता वर्ग है टू आर प्लस वन। भाई आर जेड से लिया है, आर जेड से जीरो लेंगे तो वन, वन के बराबर है, वन ले लेंगे तो थ्री, थ्री के बराबर है ऐसे। तो इनका ये तुल्यता वर्ग है। तो इसमें छोटा सा लास्ट थोड़ा सा है कि हाँ पता है मुझे थोड़ा बेकार सा है, पर अभी एक एक बार देख लो, फिर क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम्म, तो अभी अपन ने देखा कि ई इंटरसेक्शन ओ फाई आ रहा है, और ई यूनियन ओ आ रहा है, वो जेड आ रहा है। तो इसमें ई और ओ को अपन जेड के पार्टीशन यानी विभाजन बोलते हैं। इसमें ई और ओ को जेड के विभाजन बोलते हैं, जेड के विभाजन कहलाते हैं, कहते हैं, ठीक है। और बस यही बात है। और इसमें जो सबसेट ए आई है, इनको तुल्यता वर्ग बोलते हैं। ये जैसे ओ जीरो का है, ये दो का है, सभी का तुल्यता वर्ग है। इनमें ई और ओ को इनको तुल्यता वर्ग बोलते हैं। अब ये तो हो गई अपने दो सेट के लिए, इसी को अपन जनरलाइज कर देते हैं और ए आई मतलब कि खूब सारे सेट के लिए देते हैं। तो किसी प्रदत्त स्वच्छ समुच्चय x, कोई भी अपन x कोई सेट लिया है, तुल्यता संबंध कोई भी अपन ने आर ले लिया है, तो x को परस्पर असंयुक्त उप समुच्चय ai में विभाजित करता है। आर अपना होना चाहिए तुल्यता संबंध, इसमें खास बात यही है, आर तुल्यता संबंध होना चाहिए। यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चिन्ह होना चाहिए। आर तुल्यता संबंध है। तो आर जो है ना वो एक्स को, आर वो एक्स को ए आई में, ए आई मतलब कि आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब कि ए वन, ए टू, ए थ्री, ऐसे इनमें डिवाइड कर देता है आर इसको। जैसे कि अपन हमने जो लास्ट वाला किया था उसमें जेड को ई और ओ इन दोनों में डिवाइड कर दिया था, वैसे ही अपन ने जनरलाइज करें कि कोई सेट अपन ने एक्स लिया है और इसको तो तुल्य का संबंध लगाया है, तो वो उसको ए आई में तोड़ देगा। जैसे ई इंटरसेक्शन ओ फाइव था, वैसे ही सभी ए आई है ना, ए आई इंटरसेक्शन ए जे फाइव हो जाएगा, जहाँ आई डजंट इक्वल्स टू जे। अगर आई जे के बराबर हो गया तो मतलब ए का इंटरसेक्शन ए के साथ तो पूरा ए वन पूरा ही आ जाएगा, है ना। तो आई डजंट इक्वल्स टू जे होना चाहिए। और जैसे कि ई यूनियन ओ पूरा अपना जेड आ गया था ना, वैसे ही ए आई का जो यूनियन है, मतलब कि सभी ए आई, ए वन, ए टू, ए थ्री, इन सभी का यूनियन लेके ना, तो वो अच्छा जाएगा, ठीक है। और इसमें ए आई को बोलते हैं तुल्यता वर्ग, जिसमें ई और ओ जैसे तुल्यता वर्ग थे, वैसे ही ए आई हो गया तुल्यता वर्ग, ठीक है। बस ये इतना ही है, फिक्स करता हूँ, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा कि अभी अपन ने जो पढ़ा है कैसा होता है। तो उसमें अपन ने एक सेट लिया है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, और आर इसमें रिलेशन डिफाइन किया है ए कोमा बी, सब्जेक्ट ए तथा बी दोनों ही या तो सम है या विषम है, ठीक है। ये अपने यहाँ कर दिया है, और इसमें अपने को करना क्या, तुल्य का संबंध है या नहीं है। ये तो सेम पिछले जो अपन ने किया था कि टू डिवाइड ए माइनस बी, वही हो गया जिसमें ए कोमा बी दोनों सम थे,
या फिर a, दोनों विषम थे, तो ये तुल्यता वर्ग है, ये तो अपन ने पहले ही कर लिया है प्रूव। अब इसमें प्रूव करना है कि अपने को 1, 3, 5, 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और उप समुच्चय 2, 4, 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु ये इससे संबंधित नहीं है। तो मतलब इसका मतलब है कि ये 1,3 R में होना चाहिए और 1,5 R में होना चाहिए, ऐसे ऐसे। तो इसके आप कोई भी दो एलिमेंट ले लेंगे, जैसे 1,3, 1,5, 1,7, तो ये सभी विषम है, तो 1,7 दोनों ही विषम है, दोनों या तो सम हो, दोनों विषम हो, तो ये R में आ गया। ऐसे इसके कोई एलिमेंट 2,6 दोनों ही सम है, तो ये भी R में आ गया। और अगर अपन इन दोनों के कोई एलिमेंट ले लेंगे, जैसे 1,2, तो एक विषम हो गया, एक सम हो गया, तो ये R में नहीं आया। तो क्लियर हो गया, मतलब इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, पर आपस में कोई भी अवयव संबंधित नहीं है। ओके, और अभी एक्सरसाइज है वो अपन हल करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।